नमस्कार दोस्तों। टीचिंग पे शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए देखते हैं सीडीपी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सीटेट एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खालिस्तान है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है क्या है? ऑप्शन ए, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। ऑप्शन बी, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। ऑप्शन सी, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। और ऑप्शन डी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो संरचनात्मक की बात करें तो ना तो ये निष्क्रिय है और ना ही ये व्यक्तिपरक है, यानी कि व्यक्तिपरक हम विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ना निष्क्रिय है तो ये तो होगा नहीं। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, हाँ हो सकता है कि जानकारी करने की हो, लेकिन हमें जानकारी नहीं, इसको जानना भी है, इसको पहचानना भी है। संरचनात्मक क्या है? इसमें बच्चा क्रिएटिव भी रहे, क्या रहे, क्रिएटिव भी रहे, तो ये भी नहीं होगा इस ऑप्शन। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, हाँ बदलाव तो होगा लेकिन अनुभव से नहीं, समाज से सीखेगा, सक्रिय होकर सीखेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है। तो संरचनावादी ढांचे में जो अधिगम है वो प्राथमिक रूप से क्या है? ऑप्शन ए, अनुबंधन द्वारा अर्जित। ऑप्शन बी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। ऑप्शन सी, यंत्रवत याद करने पर आधारित। और ऑप्शन डी, प्रवर्तन पर केंद्रित। तो संरचनावादी ढांचे की अगर हम बात करें, संरचनावादी जो ढांचा होता है अनुबंधन पर अर्जित होता है? नहीं भैया। अगर हम बात करें याद करने की तो कोई बात ही नहीं है। प्रवर्तन पर केंद्रित है, ये भी नहीं होगा। अवबोधन यानी कि ज्ञान, जो आपने अवबोध किया है, जो ज्ञान किया है, उस प्रक्रिया पर केंद्रित होता है कौन? संरचनावादी ढांचा की अधिगम प्रक्रिया। ऑप्शन ए बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम है। तो सार्थक अधिगम क्या होता है? ऑप्शन ए, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण करना। ऑप्शन बी, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचार्य बनाना। ऑप्शन सी, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण करना। तो ये तो होगा नहीं जब निष्क्रिय की बात आए। ऑप्शन डी, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण करना। अब हम बात करें तो सक्षम साथी हैं उनका अनुकरण करना, ये भी नहीं होगा। न उद्दीपक के बीच क्या बनाना, उत्तर के बीच यानी कि उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचार्य बनाना, ये भी नहीं हो सकता। सक्रिय की बात करें हम तो निजी उसके अनुभव जो हैं, बच्चे के जो अनुभव हैं उसमें सक्रियता निर्माण करें, तो ये कहलाता है सार्थक अधिगम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है? ऑप्शन ए, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। कक्षा को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल कक्षा में ही रहना है, लेकिन बच्चे, ये बात सही है कि बच्चे को कार्य स्वयं करने दें, लेकिन कक्षा छोड़नी नहीं है भैया, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन बी, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, हाँ हो सकता है। ऑप्शन सी, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ये नहीं होगा भैया। ऐसा नहीं है, जिसमें कमजोर बच्चे हैं उसको भी तो आपको देखना है, उसका भी सहयोग करना है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, एक मूक दर्शन होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, ऐसा नहीं है, मूक दर्शन नहीं होना है आपको। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, चाहे समूह क्या हो, प्रतिभाशाली बच्चों का हो और चाहे समूह कमजोर बच्चों का हो। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, दोनों का सहयोग करना होगा। नेक्स्ट, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो निम्न में से कौन सा है जो शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है? ऑप्शन ए, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ऑप्शन बी, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन डी, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं।
तो अगर हम बात करें एक शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन जो होता है वो होता है आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो क्यों? क्योंकि बच्चा जब आपस में पूछताछ करेगा, संवाद करेगा तो बच्चा ज्यादा सीखेगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी कि बच्चों में अधिगम के लिए सुधार करना सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन ए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन सी, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन डी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ना तो मूल्यांकन की कोई ज्यादा उपयोगिता है और ना ही चित्रों का कोई ऐसा ज्यादा वो है का चित्र है कि विषय में व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्या तो आपको करनी नहीं है प्राथमिक स्तर पर। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, हाँ हो सकता है, लेकिन कैसी शिक्षण सामग्री हो जो उसके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए हो और बच्चा स्वयं एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन ए, प्राक कल्पना का परीक्षण करना। ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। और ऑप्शन सी, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। ऑप्शन डी, प्राकल्पना का निर्माण करना। ना तो प्राकल्पना का आप निर्माण करेंगे और ना ही उसका परीक्षण करना है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का जो पहले चरण की बात करें तो उसका पहला चरण जो है वो है समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। यानी कि एक चरण नहीं है, उसके सिवाय कौन कौन से चरण हैं? तो इसका मतलब कौन सा चरण नहीं है समस्या समाधान की प्रक्रिया का? ऑप्शन ए, परिणामों की आशा करना। ऑप्शन बी, समस्या की पहचान करना। ऑप्शन सी, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। और ऑप्शन डी, संभावित युक्तियों को खोजना। हाँ, संभावित युक्तियों को खोजना बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना करेक्ट स्टेटमेंट है। समस्या की पहचान करना बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन परिणामों की आशा करना, क्या परिणाम आए नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसकी उम्मीद नहीं करनी है। केवल समस्या की पहचान हो, छोटे हिस्सों में बांटना, युक्तियों को खोजना, हमें अपना कर्म करना है, परिणाम की आशा ना करें। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो निम्न में से कौन है जो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है? ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि। ऑप्शन बी, मानसिक प्रारूपता। ऑप्शन सी, मोर्चाबंदी। ऑप्शन डी, निर्धारण। तो अगर हम निर्धारण की बात करें तो ये समस्या समाधान को बाधित करता है, मोर्चाबंदी भी करेगी, मानसिक प्रारूपता भी करेगी, लेकिन जो सूझ होती है, जो अंतर्दृष्टि होती है, ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करती बल्कि समस्या समाधान को ठीक करती है। कौन? सूझ। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अंतर्दृष्टि कहें या सूझ कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत से कौन है जो संबंधित नहीं है? ऑप्शन ये शोध रहित नहीं है, नहीं भैया ये शोध रहित है। ऑप्शन बी, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पदों की मांग करती हैं, हाँ भैया करती हैं। ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में ही अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो केवल एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता दर्शाते हैं। ऑप्शन डी, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। भैया इसका अनुभवात्मक आधार है, लेकिन प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो एक ही क्षेत्र में नहीं, वो कई क्षेत्रों में भी क्या अपनी विशेषता दर्शाते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, एक ही क्षेत्र की जब बात करें तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, एकाधिक एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? ऑप्शन ए, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन बी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन सी, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ऑप्शन डी, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक बुद्धि की हम बात करें तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है।
ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करें। एक शिक्षक को चाहिए कि, एक शिक्षक को क्या चाहिए? ऑप्शन ए, वह विशेष संस्कृति समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। ऑप्शन बी, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। भैया अनदेखा नहीं करना है आपको किसी को, ये तो होगा नहीं। अगर हम बात करें एक विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा, नहीं विशेष किसी को नहीं, सबको आगे बढ़ाना है, सभी समुदाय के बच्चों को आगे बढ़ाना है, हमें भेदभाव नहीं करना है किसी से। अब हम बात करें विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें, तुलना नहीं करनी है किसी से, तो इसलिए ये संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सभी संस्कृति और सभी का सम्मान देना, कक्षा कक्ष में सभी बराबर होते हैं, चाहे बच्चा किसी भी समुदाय का हो। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी पृथककरण, ऑप्शन सी मुख्य धारा शिक्षण, ऑप्शन डी एकीकृत शिक्षा। तो जो 2009 जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप दोनों में, ऑप्शन बी मुख्य रूप से शिक्षक से, ऑप्शन सी व्यक्तिगत रूप से, ऑप्शन डी समूह में। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जब बच्चे सीखते हैं वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी है निम्न में से? ऑप्शन ए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ऑप्शन बी केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, केवल ये तो होगा नहीं, ऑप्शन सी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन डी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी नहीं हो सकता। तो ये है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये प्रगतिशील शिक्षा की क्या है? विशेषता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करें, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, ऑप्शन ए बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, ऑप्शन डी कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो ऐसा नहीं है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का आगे आगे होना, ये ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, ये भी नहीं है। अगर हम बात करें कि भाई निर्धारित सूचना नहीं करनी है आपको, उनके अनुभवों को, उनकी जो आवाज है उनको प्रमुखता देना कि बच्चे ताकि पूछ सकें, किसी को डर ना लगे, आसानी से अध्यापक से पूछ सकें उनके अनुभव, अपने अनुभवों को, अपनी बातों को। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ये कहती है बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करें, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षार्थ का अर्थ है, ऑप्शन ए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ऑप्शन बी बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए किए, ऑप्शन सी बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ऑप्शन डी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी आपको नहीं देनी है, अनुमान और अनुकरण भी नहीं कराना है, ना ही नैतिक शिक्षा की कोई बात है। बच्चों की अभिव्यक्ति, जो खुद की बातचीत है, उनको सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ऑप्शन ए साभिप्राय व्यवहार, ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी प्रयोग। जब बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ कर निकाल लेता है तो बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, जीनीपीआई से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करें, 1 वर्ष तक के शिशु
जब आंख कान हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी इंद्रिय जनित गामक स्तर, ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक स्तर। ये चारों जो हैं, चारों विशेषताएं जो हैं वो जीन प्याजे की संज्ञानात्मक अवस्था है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है जीन प्याजे द्वारा। आंख कान नाक त्वचा, जब इंद्रियों की बात आए तो हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो नवीन जानकारी में शामिल करना और वर्तमान स्कीमा में बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, ऑप्शन बी आत्मसातीकरण, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी अहम केंद्रता। तो अनुकूलन करने की जो बात आ जब आए तो भैया नवीन जानकारी को शामिल करने की बात जाए तो अनुकूलन क्या होगा? अनुकूल की बात करें भाई अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेना, ये अनुकूलन होता है। किसी चीज को आत्मसात कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना आत्मसात कहलाता है। खुद को स्वयं कर लेना यानी कि अपने आप से बातें करना अहम केंद्रता कहलाता है। स्वयं की बात करें जब, अगर हम बात करें नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान कॉन्सेप्ट में बदलाव कर ले तो वो कहलाता है समायोजन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक विचार का विकास, ऑप्शन सी अहमन्यता, ऑप्शन डी अनुत्क्रमणता। तो पूर्व संक्रियात्मक अगर हम अवस्था की बात करें तो अनुत्क्रमणीयता आ जाती है, अहमन्यता भी आ जाती है, ध्यान करने की प्रवृत्ति भी आती है, लेकिन प्रतीकात्मक विचार का विकास बच्चे के अंदर नहीं होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि? तो जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ऑप्शन ए बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ऑप्शन सी बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, और ऑप्शन सी बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ऑप्शन डी बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ना तो बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ना बेहतर होती है, ना अलग होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है? अलग होती है। किससे? गुणात्मक रूप से। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी इको क्लब, ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी साउथ क्लब। तो हम सक्रिय एजेंसी की बात करें, स्वास्थ्य क्लब भी सक्रिय एजेंसी, इको क्लब भी और परिवार भी, लेकिन सार्वजनिक जो खुद का पुस्तकालय होता है ये निष्क्रिय एजेंसी है सामाजिकरण की। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ऑप्शन ए प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, ऑप्शन बी प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, ऑप्शन सी प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, ऑप्शन डी प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। भाई बिल्कुल चारों स्टेटमेंट ठीक है, चारों ऑप्शन क्या है? ठीक है। लेकिन जब सबसे वरीयता क्या है? बच्चा। जब अगर हम बात करें प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जब बच्चे नहीं आएंगे तो दिनचर्या कहां से आएगी? फिर गतिविधियां क्या होंगी जब बच्चे नहीं होंगे स्कूल के अंदर? प्रमुख स्थान जब बच्चे ही नहीं आएंगे स्कूल के अंदर तो शिक्षक भी क्या आएंगे? इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्कूली बच्चों का होता है। नेक्स्ट देखें अगला, अगले की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? यानी कि द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए विद्यालय एवं मीडिया, ऑप्शन बी मीडिया एवं पास पड़ोस, ऑप्शन सी परिवार एवं पास पड़ोस, ऑप्शन डी परिवार एवं मीडिया। अगर हम बात करें जो परिवार जो है वो प्राथमिक एजेंसी है, यानी कि प्राथमिक समाजीकरण वहां से बच्चे का कहां से होता है? परिवार से, माता पिता से, फिर पड़ोस से। तो परिवार तो ये तो होगा नहीं, परिवार ये भी नहीं होगा। अगर हम पास पड़ोस की बात करें तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? विद्यालय एवं मीडिया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, ये द्वितीय एजेंसी है। क्योंकि पहली एजेंसी जो बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखता है, माता से सीखता है, उसके बाद पास पड़ोस से सीखता है, तो ये प्राथमिक एजेंसी है। उसके बाद बच्चा विद्यालय फिर मीडिया सीखेगा, ये द्वितीय एजेंसी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है? ऑप्शन ए प्राथमिक एजेंसियां, ऑप्शन बी मध्य एजेंसियां, ऑप्शन सी द्वितीयक एजेंसियां, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक एजेंसियां। तो बच्चे की जो परिवार और पास पड़ोस की बात करें तो ये प्राथमिक एजेंसियां हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बच्चा शुरुआती समय में परिवार से सीखता है, उसके बाद पास पड़ोस से सीखता है, इसलिए ये क्या है? प्राथमिक एजेंसी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए गत्यात्मक, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन सी गौण। तो आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है स्थिर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो निम्न में से सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ऑप्शन बी ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, ऑप्शन सी ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, ऑप्शन डी अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो सही क्रम की बात करें तो पहला होता है अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज बनेगा, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया होगी, फिर भ्रूण का निर्माण होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्यापक वफादारी दया भावना में वृद्धि एवं मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित है। तो व्यापक वफादारी दया भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित है। तो उतार चढ़ाव किसमें होता है? वृद्धि और भावना की जब बात आए, भावना, तो भावना की बात आए तो भावना किसके अंदर होती है, यानी कब उत्पन्न होती है? शारीरिक विकास की विशेषता होती है, संवेगात्मक विकास की विशेषता होती है, ऑप्शन सी सामाजिक विकास की विशेषता होती है, ऑप्शन डी सांस्कृतिक विकास की विशेषता होती है। तो जब दया भावना की बात आए, वृद्धि एवं मानसिक स्तर में उतार चढ़ाव जब आएगा, तो भैया ये होती है संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या कर रही है? ऑप्शन ए नियमों के प्रति घृणा, अरे नियमों के प्रति घृणा नहीं करनी है भैया। ऑप्शन बी स्वायत्तता, यानी कि स्वयं नियंत्रित, स्वायत्तता का मतलब स्वयं पर केंद्रित, यानी कि स्वयं की भावना जब उत्पन्न आ जाए। किशोर अवस्था में अक्कड़पन, ये हो सकता है अक्कड़पन। परिपक्वता ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, स्वायत्तता, यानी कि स्वयं केंद्रित होना, स्वयं की बातें विकसित करना, तो उसे कहते हैं स्वायत्तता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता की बात करें, ऑप्शन ए अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित करना, ऑप्शन बी बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ऑप्शन सी अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है, ऑप्शन डी शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। तो हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें, मध्य बाल्यावस्था की जो विशेषता है तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास तेज गति से होता है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऑप्शन बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऑप्शन डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। अगर हम बात करें जो मानव विकास है तो उसको जो विभाजित किया जाता है वो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, यानी कि पहले शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक और सामाजिक रूपों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ऑप्शन बी विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, पूर्व ज्ञान बच्चे को होता है, ये कथन तो होगा नहीं, ऑप्शन सी अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, कष्ट नहीं होता, होता है, आसानी से सीखते चले जाते हैं, ऑप्शन डी बच्चे यथार्थ सीखते हैं, जो उन्हें पढ़ाया जाता है ऐसा नहीं है, सीखते भी हैं
और कुछ नहीं भी सीखते हैं, धीरे धीरे सीखने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है हूबहू सीख जाएं, हूबहू सीख जाएं, यथायथ का मतलब हूबहू सीख जाना। तो बच्चे जो होते हैं मनोविज्ञान की दृष्टि से, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीडीपी विषय से संबंधित जो 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।